बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं जेके स्पेशल। सनम के साथ फिलहाल जेके स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से, और कश्मीर के हालात में एनकाउंटर की पहली खबर जनूबी कश्मीर के हफ शिरमाल के इलाके में आज बाद दोपहर एनकाउंटर की खबर आई। बताया गया कि फोर्सेस को इतला मिली इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं, और इसी इतला के बाद फोर्स ने इलाके को मुहासरे में लिया, और मुहासरे के दौरान बताया जाता है कि हल्का फुल्का गोलीबारी का तबादला भी हुआ, जिस गोलीबारी के तबादले में कुछ जराया ने बताया कि एक मिलिटेंट मारा गया है। इलाके में कशीदगी का आलम, और कशीदगी के आलम के साथ साथ फोर्सेस की मौजूदगी, पूरे इलाके को फोर्सेस ने घेरे में ले रखा था, और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में तनाव और कशीदगी का आलम बराबर जारी था। सरकारी तौर पे इस एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात तो फराहम नहीं की गई, लेकिन हमारे नुमाइंदे से लेके मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में बाद दोपहर हल्के कुछ वक्त तक के लिए गोलियां चलने के बाद पूरे इलाके में ये गोलियों का सिलसिला तो थम गया था, लेकिन फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिए हुए था। बताया जाता था कि फोर्सेस को इतला मिली है कि इलाके में मिलिटेंटों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, और इसीलिए इलाके को मुहासरे में लिया गया था। ये मुकामी सतह पे बताया जा रहा था। सरकारी जराये से इस हवाले से कोई तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन इलाके में फोर्सेस की तादाद जो है आखिरी खबरें मिलने तक बराबर बढ़ी हुई थी, मुहासरा चल रहा था। और आपको नाज़रीन अब दूसरे एनकाउंटर की बात भी बताएंगे। ये दूसरा एनकाउंटर पिछले साल का है, और पिछले साल आपको याद होगा श्रीनगर के हैदरपुरा के इलाके का एनकाउंटर, और हैदरपुरा के इलाके में शाम गए हुए एनकाउंटर के बाद सरकारी जराया ने दावा किया था कि उस एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट मारे गए। बवाल हुआ, सवाल उठे, और उन्हीं सवालात और बवाल के बीच में लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाए, और बिलाखिर जो 4 लोग यहाँ मारे गए थे उसके उन्हें हंदवाड़ा के वुडर के इलाके में दफन किया गया था। लवाकिन वालदेन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि वो बेगुनाह हैं, और बाद में 2 मैतों को सुपुर्द खाक करने के लिए लवाकिन के हवाले हंदवाड़ा से निकाल कर दिया गया। लेकिन इसमें 2 लोग, जिनमें से एक के बारे में बताया गया कि वो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, और दूसरे के बारे में बताया गया कि वो आमिर अहमद है और खित्ते रियासी का रहने वाला है, और आमिर को हंदवाड़ा के वुडर के इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। और आमिर को, मैयत को वापस लाने के लिए आमिर के लवाकीन ने श्रीनगर की हाई कोर्ट में अपील दाखिल की, और हाई कोर्ट में इस अपील पर सरकार ने अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया, और बिलाखिर हाई कोर्ट से लेकर बाकी मामलात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला भी सुनाया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में इस हवाले से बताते हुए बताया कि आमिर की मैयत को वापस नहीं किया जा सकता है। ताहम श्रीनगर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने लवाकीन को बताया कि वो श्रीनगर के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें, और 5 लाख एक्स ग्रेशिया जो है वो हासिल भी करें। आमिर के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए बताया था कि उसकी मैयत को वापस दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा बयान देते हुए, बड़ा फैसला सुनाते हुए ये भी बताया कि जो भी मैयत दफन हो जाती है वो सरकारी तहवील में आ जाती है, और जिस मैयत की बाज़ाब्ता तौर पे मजहबी तौर तरीके के साथ रसूमात अंजाम दी जाएं, उसको वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मामला जो पिछले साल के एनकाउंटर का, लेकिन अब जरा हम दूसरे पहलू पर चलेंगे, और ये सियासत। और सियासत में कल ही आपको याद होगा हमारे कन्क्लेव में जम्मू कश्मीर के सियासतदानों, ख़ास तौर पे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की सियासत पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम एजेंसीज़ पर आयद किया था, और एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया था कि जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों पर ज़्यादा अमल दखल या ज़्यादा दबाव जो है वो एजेंसीज का है, और नूर एजेंसीज यहाँ नित नई पार्टियां खड़ा कर रही है, और इसी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया बीजेपी ने। और बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने आज इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि जो कुछ भी इस कन्क्लेव के दौरान बताया गया, खास तौर पे महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की ने जो बताया है वो सिर्फ एक उनके लफ्ज़ों के मुताबिक। सीधा आप सुन ही लीजिए वो क्या बता रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी बताया जरा सुन लीजिए क्या बता रहे हैं सुनील शर्मा। जितने भी स्टेटमेंट्स इन लोगों के आए हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया, चाहे महबूबा जी ने दिया, चाहे उनकी बिटिया इल्तिजा जी ने दिया, मेरा इनमें स्पष्ट कहना है कि जितने भी लोगों पर आज तक कोई भी
इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई या किसी भी और एजेंसीज के कोई रेड्स हुए हैं जिसे ये दबाव कहते हैं, एक व्यक्ति, एक इंसान ये प्रूव करके दें जिसको कोई गलत दबाव डाला गया। कोई भी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी प्रमाण के किसी एजेंसी ने बुलाया हो या इन्वेस्टिगेट किया हो। इनको उनकी कोई तकलीफ नहीं है, लोगों की कोई दर्द नहीं है। इनको दर्द इनको यह है, उमर अब्दुल्ला साहब को यह दर्द है कि जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रूव्ड स्कीम है 40 करोड़ का फारूक अब्दुल्ला साहब पे, उन्हें ईडी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? जो करप्शन, भ्रष्टाचार के चार्जेस मैडम के ऊपर हैं या उनकी फैमिली के ऊपर है, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये अपने आप को सुपर एलीट मानते हैं कश्मीर के, इनसे ऊपर कश्मीर में कोई नहीं। तो इन सुपर एलीट फैमिलीज को इन्वेस्टिगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए इनको दबाव नजर आ रहा है। आज आम कश्मीरी ये मानता है कि कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो चुका है। मैं कई लोगों से दिन में मिलता हूं, एक नहीं सैकड़ों। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। सुनील शर्मा बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट स्कैंडल में मुलविस हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती, उनके बकौल महबूबा मुफ्ती का खानदान करप्शन में मुलविस है, इसलिए उनसे ईडी पूछताछ करी है। बिला वजह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या कोई दूसरी एजेंसी किसी को बिला वजह तंग नहीं करी है, जब तक कि उनके पास पक्के सबूत नहीं हो किससे पूछताछ नहीं की जाती है। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात पर भी सुनील शर्मा से पूछा गया और साथ साथ में ये भी पूछा गया कि 25 लाख गैर रियासती वोटर जम्मू कश्मीर में इंक्लूड किए जा रहे हैं। जरा बीजेपी का रद्द-ए-अमल भी बताइए। तो जवाब सुनील शर्मा ने दिया, सुनिएगा। जो बैरियर आपने 370 की शक्ल में यहां पे रखा हुआ था, जहां पे आप बाहर के लोगों को आप अदर किसी कंट्री का मानते थे, ये बैरियर 5 अगस्त 2019 को हट गया और इस बैरियर के बाद भारत का संविधान यहां पे लागू होता है। और जिस तरीके से आप यहां का एक व्यक्ति होने के नाते वेस्ट बंगाल में भी वोट कर सकते हैं, आप आंध्रा में भी वोट कर सकते हैं, उसके लिए सर्टन पैरामीटर्स होंगे। वही पैरामीटर्स भारत के संविधान के अंतर्गत जो बंगाल के व्यक्ति को, आंध्रा के व्यक्ति को कश्मीर में लगेंगे, वही सर्टन पैरामीटर्स कश्मीर के व्यक्ति को बंगाल में लगेंगे, आंध्रा में लगेंगे। इसमें बाहर का व्यक्ति कहां से आया? तो जो ये लीडर्स है जो आपके अपोजिशन में है, जो जैसे नेशनल कांग्रेस पीडीपी, वो तो ये कह रहे हैं कि इनके बगैर ये जीत ही नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली होते थे आम वोटर जो सर, एग्जैक्टली पीडीपी और एनसी ने हार मान ली है। अब इनके पास देखिए, जब कांग्रेस हारने पे आती है वो कहते हैं कि ईवीएम खराब हो चुकी है। बताते हैं ना, चुनाव से पहले ही उनको लग जाता है कि ईवीएम खराब हुई। पीछे जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ जब जीते वो, तब ईवीएम खराब नहीं थी, तब ईवीएम ठीक थी। लेकिन पहले ही कहते हैं कि ईवीएम। अब एनसी और पीडीपी को अपनी हार बिल्कुल दिख चुकी है। उनको जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स से, सत्ता से, इसकी बाउंड्री से ही बाहर निकाला जा रहा है यहाँ की पब्लिक के द्वारा। अब इन्हें लग रहा है बाहर के वोटर ला रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? सर, क्या इलेक्शंस कराएंगे इस साल की, अगले साल? चलिए, इंतखाबात इस साल कराएंगे, ये सवाल भी पूछा गया था। तो सवाल का जवाब देते उन्होंने बताया कि नवंबर में इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट होगी, नवंबर के बाद कश्मीर में मौसम ऐसा नहीं होता है, तो नज़र मार्च के बाद की है, यानी अगले साल इंतखाबात पर कोई बात की जा सकती है। उनका ये कहना था कि फ़िलहाल वो इंतखाबी कमीशन के साथ कोई मेंबर तो है नहीं, बीजेपी का उनके अपनी राय दी पार्टी की, और पार्टी की राय देते उन्होंने बताया कि इंतखाबात अगले साल। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, इंतखाबात से पहले सियासी वफादारियाँ बदलने का सिलसिला, और इन्हीं सियासी वफादारियों में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कभी के राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी रतनपुरी, जनूबी कश्मीर के पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले और जनूबी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा में उमर अब्दुल्ला के दौर इक़्तिदार में मुंतखब होने वाले मेंबर पार्लियामेंट
गुलाम नबी रतनपुरी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर गुलाम नबी आज़ाद के साथ अपना रिश्ता या उनकी सियासत का हाथ थामने का ऐलान भी किया। गुलाम नबी रतनपुरी के हवाले से आपको बताते चले, राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ दूरियां रहने के बाद बाज़ाब्ता तौर पे वो खामोश रहे और लंबे वक्फे तक खामोश रहने के बाद आज दोबारा वो सियासत के मैदान में हाथ पैर मारते हुए दिखाई दिए और आज बाज़ाब्ता उन्होंने जनूबी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता तोड़ते हुए गुलाम नबी आज़ाद के साथ, जिनकी पार्टी का भी नाम सामने नहीं आया है, हाथ मिलाने का ऐलान भी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों ने कुछ खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि गुलाम नबी रतनपुरी का उनके साथ ताल्लुक था, लेकिन अब वो उनके साथ ताल्लुक नहीं था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने बताया। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, ये जम्मू कश्मीर की सियासत का एक पहलू और सियासत में आज का ये बड़ा नाम, लेकिन इसी नाम के साथ आपको बताते चले खुदकशी का वाक़ा भी पेश आया है और ये बडगाम के इलाके में पेश आया है। बडगाम के अर्थ में आज सुबह सनसनी का माहौल देखने को मिला। यहाँ एक मुकामी दरख्त से एक लाश को लटकते हुए पाया गया और जब लाश को फंदे से पाया गया तो फ़ौरन पुलिस को मुतल्ला किया गया। मुकामी लोगों ने पुलिस को मुतल्ला किया तो पुलिस मौके पे पहुंची, लाश को नीचे निकाला गया तो मालूम हुआ कि मज़कूरा लाश तारिक अहमद मीर साकिन वार्ड 1 के बतौर है और ये पेशे से वकील था। वकील ने खुद को कत्ल किया या ये फांसी है, सज़ा है, या ये फांसी पे उसे किसी ने लटकाया है, ये संगीन पहलू है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तहकीकात से ही पता चलेगा कि ये खुदकशी है या इससे मारा गया है और मुकामी लोग इस मामले में सख्त तहकीकात का मुतालबा भी कर रहे थे। में खबर ये बस पान चला वन तो क्या वो सोरे कैम से मे दिवान बेहन चेयर तक यह मे दपान सुबह वो सुले क्या खुदायस खबर बह हे वन खुदायस खबर क्या गुजारिश बह यु करान कि गोस ना यह कम कोर बी क्या वन बे शका कंस पे क्या वन शक मे कंस खून द्रामुत बच पर्नावा अस वो अत पे अत क्या कर गो असमन गो। बडगाम का वकील और फंदे से लटकता हुआ पाया गया। आपको नाज़रीन बताएं, ये मामला जो है संगीन मामला है और तहकीकात तलब मामला है, तहकीकात मांगता है मामला। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और मामला है जिस पे तहकीकात ज़रूरी हैं और ये हमारे सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पतालों का मामला है। प्राइवेट अस्पतालों से लोगों की उम्मीदें या यूँ कहें सरकारी अस्पतालों से लोगों की उम्मीदें तो तकरीबन दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन सरकार के बाद प्राइवेट अस्पतालों पे जो नज़र थी, जहाँ एक आम आदमी को उम्मीद हुआ करती थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा दिया तो इलाज होगा और बाज़ाब्ता तौर पे अच्छा इलाज होगा, लेकिन श्रीनगर के अस्पतालों पे, ख़ास तौर पे प्राइवेट अस्पतालों पे अक्सर वहाँ से खबरें यही आती है कि यहाँ बीमारों के साथ, ईमानदारों के साथ पैसे देने के बावजूद भी सही सलूक नहीं किया जाता है। और ये है श्रीनगर का रमज़ाना अस्पताल, श्रीनगर के रमज़ान अमर सिंह कॉलेज के मुतसल श्रीनगर का रमज़ाना अस्पताल। और इस रमज़ाना अस्पताल को आज बाज़ाब्ता तौर पे सरिब मोहर किया गया। इसके ऑपरेशन थिएटर को, माफ़ कीजिएगा, इसके ऑपरेशन थिएटर को सरिब मोहर किया गया, यानी सील किया गया और सील करने वाला था सीएमओ श्रीनगर। सीएमओ श्रीनगर ने इसको सील क्यों किया, ये सवाल कुछ लोग हमसे पूछेंगे तो हम तफसीलात बताते हैं। यहाँ कल ही 2 दिन पहले खातून को दर्द ज़ह में मुब्तला होती है, माफ़ कीजिएगा इससे पहले दर्द ज़ह में मुब्तला खातून जो है वो थीद की होती है और वो लगभग 1 हफ़्ता पहले यहाँ पे होती है, उसकी भी यहाँ पे मौत वाक़ा होती है। तब भी लवाकी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि यहाँ पे इंतज़ामिया की, इस अस्पताल की इंतज़ामिया की गफलत शारी की वजह से इस खातून की मौत वाक़ा हुई है और उसके बाद तब मामला कहीं न कहीं सुलझ गया। लेकिन कल रात यानी इसी हफ्ते 2 दिन पहले यहाँ पे एक और खातून जो यहाँ एडमिट थी और जिसके बारे में अबॉर्ट की बात की जाती है। सबसे पहले सवाल यही होता है कि क्या अबॉर्ट परमिटेबल है, परमिशन है उसका अबॉर्ट करना, एक सवाल वो है। दूसरा सवाल यही है कि अगर उस खातून की हालत ख़राब हो गई थी
तो क्या उसको फौरी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता था? अगरचे यहाँ लवाकीन इल्ज़ाम आयद करे थे और सोशल मीडिया पे इस हवाले से बड़ा वाविला भी था कि इस खातून को कहीं न कहीं इंतज़ामिया या यहाँ की इंतज़ामिया की गफलत की वजह से मौत के मुँह चढ़ाया गया है। वहीं पर CMO श्रीनगर ने इस मामले का नोटिस लेते हुए इसको बाज़ाब्ता तौर पर सरबमहर किया। महकमा हेल्थ सर्विस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अपना रद्दमल जारी किया है और श्रीनगर में आज महकमा सेहत के तर्जुमान ने इस हवाले से मीडिया को बात करते हुए बताया कि इस अस्पताल को बाज़ाब्ता तौर पे इसके जो सर्जिकल वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर है, उसको सील किया गया है और अस्पताल में बाकी बीमारों को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल को बंद नहीं किया गया, लेकिन एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है और वो देखेगी कि इस खातून की मौत की वजह क्या है और अगर अस्पताल को जिम्मेदार पाया गया तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हॉस्पिटल को तो सील नहीं किया गया। अलबत्ता CMO श्रीनगर ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर की हिदायत पे वहाँ पे एक इंक्वायरी बिठाई है और उस इंक्वायरी टीम ने फिलहाल जो हॉस्पिटल का थिएटर है उसको बंद करने के लिए बोला गया है जब तक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो रूटीन काम है हॉस्पिटल के, जैसे OPD वगैरह है, वो चल सकता है। एक एलिगेशन है कि नेग्लिजेंस हुआ है, तो जब इंक्वायरी जो बिठाई गई है, एक्सपर्ट इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, उनकी रिपोर्ट के आने के बाद ही बोला जा सकता है कि वहाँ वाकई अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील किया गया है। नाइकबाग नौगाम की खातून, उस नौगाम की खातून की मौत यहाँ पे वाक़ा हुई है। अस्पताल में बीमार हुई, कंडीशन सीरियस हुई, उसको बाद में दूसरा अस्पताल शिफ्ट किया गया जहाँ उसकी मौत वाक़ा हुई और उस पर उसके लवाकीन ने इल्ज़ाम यही है कि यहाँ पे गफलत जारी हुई, पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ आपकी कमाई, जहाँ पैसा देते हैं और जहाँ आप उम्मीद लेके आते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा, वहाँ आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर अपनी फ़ीस लेगा, अच्छी तरह से इलाज करेगा और उसके बाद दो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गफलत शारी का इल्ज़ाम लगता है। और श्रीनगर का इस अस्पताल में यानी रमज़ाना अस्पताल में इस 15 दिनों में ये दूसरा वाक़ा है जब यहाँ पे इस तरह के इल्ज़ामात आयद हुए हैं। न जाने वहाँ की इंतज़ामिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए सब कुछ कर रही है, क्या यहाँ पे भी पैसा कमाने का ही फैसला कर रखा है इंतज़ामिया ने, वहाँ के इंतज़ामिया ने। और इस मामले में हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर और करने की ज़रूरत है। और उसी को बेहतर करने के हवाले से हम अक्सर आवाम तक, सरकार तक कुछ मामला उठाते रहते हैं और आज हम मामला जो होता उठा रहे हैं ये काकपुरा का अस्पताल है। काकपुरा का ये अस्पताल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये काकपुरा का हॉस्पिटल हाउसिंग बोर्ड बना रहा है, लगभग पिछले 3-4 सालों से इस पे काम लगा है, लेकिन 1 साल हो गया इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे काम ना होने की वजह से, पुलवामा का ये काकपुरा के अस्पताल में काम ना होने की वजह से इलाके के लोगों के लिए जो उम्मीद थी वो अब दम तोड़ती नज़र आ रही है। इलाके के लोगों को मालूम हो रहा था कि शायद ये अस्पताल बनेगा, बड़ा अस्पताल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, बड़े डॉक्टर आएंगे तो फिर लोगों को एक तो वक्त पे इलाज मिलेगा, दूसरा ये प्राइवेट अस्पतालों का जो जुल्म एक तरह से है, जहाँ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं, जहाँ डॉक्टरों की फीस एक्स्ट्रा होती है, उससे किसी हद तक गरीब को निजात मिलेगी। लेकिन सरकार की गफलत शारी और काकपुरा पुलवामा के अस्पताल की इमारत तो बड़ी है, लेकिन इमारत कहीं ये न बता दे कि इमारत तो अजीम थी, लेकिन कभी खंडर भी अजीम न बन जाए, ये खंडरात में तब्दील न हो जाए, ये मुकामी लोग बता रहे हैं। ज़रा सुनते हैं मुकामी लोग क्या बता रहे हैं, अपील क्या कर रहे हैं सरकार से। जी साहब, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो ये हमारा हॉस्पिटल, नई बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, 3 महला बिल्डिंग है, पिछले करीब 1 साल से इसको कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले साल इन्होंने इस 2021 दिसंबर को देने का वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम कंप्लीट करके देंगे 2021 से, इसमें जो है आउट पेशेंट OPD ब्लॉक वैसा काम करेंगे, लेकिन आज तक बिल्कुल काम रुका हुआ है। इस साल कोई भी काम इसमें नहीं हुआ है। यहाँ पर रश बढ़ गया है, बीमारों का आना लगा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ और फैसिलिटीज होनी चाहिए। जो ये बिल्डिंग खड़ी की गई इसीलिए की गई कि यहाँ पर और जो है इलाका बड़ा है, लोग बहुत आते हैं और यहाँ अच्छी जो है ये
अस्पताल काकापोरा पुलवामा का उम्मीद लोगों की और उस उम्मीद से दुनिया कायम है। अस्पताल के लिए हम काकापोरा पुलवामा के लोगों को सरकार पे नज़र है। लेकिन आपको नाजरीन हम बताएं, इस अस्पताल के साथ साथ हमारा बेसिक कंसर्न जो है वो तालीम पर रहना चाहिए और बेसिक कंसर्न को मद्देनज़र रखते हुए हम तालीम में कई कुछ कोताहियों को उजागर करने की कोशिश कर इस उम्मीद के साथ करते हैं कि सरकार उन पर अमल दरामद करेगी और उन कोताहियों को दूर करेगी। तो इन्हीं कोताहियों में हम सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का जिक्र करते हैं। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में लगभग 17 के करीब सरकारी स्कूलों का नाम बदला गया है और नाम उन्हें मुल्क के तई खिदमात अंजाम देने वालों के नामों पर रखा गया है। और हंदवाड़ा के बहादुरपुरा स्कूल का नाम भी पिछले दिनों सरकार ने बदल के शहीद अली मोहम्मद लोन गवर्नमेंट स्कूल के तौर पर रखा। नाम बड़ा दिया गया और इस नाम के बाद शायद उम्मीद लोगों को थी कि नाम बदला है तो इस स्कूल की हैयत भी बदलेगी। और हैयत क्या बदली है? तस्वीर बदलने से, नाम बदलने से तस्वीर नहीं बदली हैं। हम सरकार तक इस उम्मीद के साथ यहाँ के बच्चों की, यहाँ के लोगों की फरियाद ला रहे हैं कि नाम बदलना तो सही, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एतराज़ है तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो तालीम हमारे बच्चों को आप दे रहे हैं, वो जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही जब सड़ा हो तो तालीम क्या अच्छी हो सकती है? हम रोज़ कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सेक्टर सही तरह से पनप नहीं सका है। उसके लिए ज़िम्मेदार न हमारा तालिब इल्म है न हमारा उस्ताद है। हम कहते हैं, अक्सर हम उस्ताद पे इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो सही तौर पे पढ़ाई नहीं करवा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कहें लपेटा है और वो लपेटा है सरकार के काम ना करने की वजह से। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, यहाँ का पानी का नल है, यहाँ पे बाकी जितनी भी सूरत हाल है उसमें इमारतें आपको सामने हैं और इन इमारतों में आप देख रहे हैं जानवर ज़्यादा, बच्चे नहीं हैं। और होंगे भी क्यों बच्चे जब तालीम का हाल है इस इमारत से शुरू होगा तो वहाँ तालीम कैसी होगी? वारिया मुश्किलात गसान लंच टाइम या सुबह युथे स्कूल से आना ये चासा वारिया जानवर आसे पता इसलिए अच्छे वारिया मुश्किल गसा क्लास में आसा ये थोड़ा बिल्डिंग मतलब नाजुक वारिया तो तम मूजूब वारिया मुश्किल गसा ये अकोमोडेशन प्रॉब्लम छ गसान दूर पे पता छुट्टी पे दावन अहनस क्याज कि युस ये छना ये छन ठीक की क्याज कि आछ कुन ते साथ है कि एम युस दीवार छ कुन ते साथ विस्पत क्याज कि छन तम हिसाब ठीक कि नश आत दिन मतलब वारिया खतरा छ उस्ताद परेशान अहनस वारिया उस्ताद छ वारिया परेशान। उस्ताद को परेशानी है, बच्चे को खुद को परेशानी नहीं हो सकती है क्या आप समझ सकते हैं? बिल्कुल होगी। ये बच्चे डरे होंगे, जैसे इमारत में जाते हैं बच्चों की एक उम्र होती है, इस उम्र के दौरान डर कम होता है, ज़्यादा वो खिलंडरापन होता है, लेकिन फिर भी जब इमारत ही ऐसी हो तो डरना ज़रूरी है बच्चों को। और डर की बात अगर हम बताएं तो कल शहर में लोग डरे होते हैं। जौहर नगर के इलाके में रीछ आया था और जब जंगली जानवर या गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, लेकिन रीछ आया था और उसको पकड़ने की बारी थी और 24 घंटों तक श्रीनगर के राजबाग जौहर नगर के इलाके में खरमस्तियां करने या लोगों की नींद हराम करने वाले इस रीछ को आज सुबह वाइल्ड लाइफ महकमे के अहदेदारों ने ट्रंकलाइजर से के बाद ट्रंकलाइज करने के बाद पकड़ लिया है, उससे कब्जे में लिया है। इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर भी है। श्रीनगर के डीसी श्रीनगर ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर ट्वीट भी किया है और रीछ को पकड़ने की खबर की तस्दीक भी की है। और तस्दीक के साथ साथ आपको बताते चलें कि कल लोगों में डर था, वालिदैन ने बच्चों को स्कूल भेजा भी नहीं था और बहुत से बच्चे आज सुबह भी स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि वालिदैन को डर था कि इस इलाके में रीछ कहीं तो नहीं है। कल एक सरकारी एक स्कूल के चपरासी को जख्मी करने की खबर भी आई थी। लेकिन एक और खबर हम बताएं, हमारे कैजुअल डिलीवरीज का मामला और पीएचई के कैजुअल्स का आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सूरत हाल या नज़ारा कुछ यूं था और एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ये सरकार से उजरतें यानी रिन्यूमरेशन जो सरकार इनको देती है वो वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे। बता रहे थे 6 माह से तनख्वाहों से वो महरूम है। और यहाँ इस दौरान मीडिया को इन लोगों ने जो सनसनीखेज इंकशाफ किया वो कुछ इस तरह से था कि जम्मू में इनके जो डेली वेजर्स हैं उनको अगस्त तक की जो उजरतें हैं वो दी गई हैं, सिर्फ कश्मीर डिवीज़न के जो डेली वेजर्स हैं उनको नहीं दी जा रही हैं। यहाँ पे स्टेप मदर्स जो सलूक की अक्सर बात की जाती है वो ये लोग बता रहे थे और सरकार को बता रहे थे कि लाठी
तो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। कश्मीर में एक, जम्मू में दूसरी क्यों? ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ये लोग मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि 14 की अगली तारीख है, 14 सितंबर के बाद हम लंबे अरसे के लिए छुट्टी पे चले जाएंगे अगर सरकार ने उनकी जो मुतालबात हैं उनको नहीं माना। जम्मू वालों को अगस्त और सितंबर की तनख्वाह भी वागुजार की, लेकिन जम्मू पीएचई में दिया गया, कश्मीर पीएचई में जो हमारे कश्मीर पीएचई के डिवीजन है उनकी 2 महीने की तनख्वाह वागुजार नहीं की गई जुलाई से, और वाटर श्रीनगर की 6 महीने की तनख्वाह वागुजार नहीं की गई। मिनिमम वेज एक्ट के साथ साथ रेगुलराइजेशन पे फैसला लिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो ठीक, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम अपने प्रोग्राम में शिद्दत और जिद्दत लाएंगे और तब तक काम करते रहेंगे जब तक हमारा एक। चलिए, पीएचई वालों का श्रीनगर में मुजाहरा। सोपोर में पीएचई के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी। डांगरपोरा के लोग पानी का मामला लेके थे। लेकिन आपको नाजरीन एक अलमिये से रोशनास कर जाते हैं, यह एहसास है यह आपको होना चाहिए। हमारे यहाँ शादियों ब्याह का इन दिनों सीजन है और शादियों ब्याह के दौरान जिस तरह से खराफात की जाती है, अखराजात किए जाते हैं, उससे हमारे होश ना उड़ें तो और क्या होगा। हमारा मुआशरे का एक ज़ेज़ तबका जो है, जो कुछ परसेंटेज है, जिनके पास वाफर मकदार में पैसा है, वो जिस तरह से रकूमात खर्च करें उससे दूसरे गरीब लोगों को भी मनमानी करनी पड़ती है, उनकी नकल करनी पड़ती है और यूं हमारा मुआशरा एक तबाही के दहाने के पर पहुंच चुका है। सर्वे एक आया है कि 1.5 लाख के करीब 18 से 39 साल की खवातीन जो हैं वो शहरी कश्मीर वैली में बिना शादी के हैं। और ये बिना शादी के क्यों हैं शायद आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि हमारे जो बिदात हैं, समाजी बिदात, जो हमारे रिवाज हैं, जो हमारे यहाँ गेस्ट कंट्रोल होते हुए भी जो हमारे यहाँ शादी ब्याह में जो वाजवान पे खर्चा किया जा रहा है, उसको देखने के बाद कोई गरीब वालिद अपनी बेटी की शादी शायद नहीं करा सकता है। बहुत से वालिदैन ऐसे हो सकते हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कराए। हम जहेज़ की लानत से किसी तक बचे हुए थे, लेकिन हमारे जो अशरफा हैं जिनके पास कुछ बड़ा पैसा है और वो 2 नंबरी है या सही है, वो ब्लैक का पैसा है या कहीं न कहीं वो करप्शन का पैसा है, वो जो भी पैसा है, लेकिन वो जिस बेदर्दी से शादी ब्याह की तकरीबात में उस पैसे को खर्च करें, उसके बाद आस पास के लोगों को भी कहीं न कहीं कम्प्लेक्स का शिकार होना पड़ता है। और जब ये कम्प्लेक्स हो जाता है तो ख़ास तौर पर ख़वातीन जो इन्फिरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं, तो ये ख़वातीन फिर बिदात को फ़रोग़ भी देती हैं। हम घरों में कंट्रोल कर सकते हैं, मर्द हजरात कर सकते हैं, लेकिन ये ख़वातीन का क्या किया जाए जो अखराजात करते हुए ये नहीं देखती हैं कि उनकी आमदनी 98 है लेकिन वो खर्चा रुपया करवा रही है। ज़रा ख्याल रखिएगा, इन बिदात से हमें बचना है। ये बिदात कहें हमारे मुआशरे को ही ना ले डूबे, क्योंकि हमारे मुआशरे में पैसे वाले कुछ लोगों कुछ परसेंट है, 10 से 12% ये पैसे वालों की परसेंटेज जो है ये और सारी मुआशरे को कहीं डुबो न देगी। ख्याल आप रखिएगा, ख्याल हम भी रखें, हम बता देंगे, समझना आपका काम है। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से इतना ही। दीजिए इस उम्मीद के साथ इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।